जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे। चलिए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने ट्राइंगल के बारे में आज से पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं है भाई। आज ट्राइंगल का ए बी सी सब कुछ कवर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आगे तक सब कुछ कवर करेंगे। ट्राइंगल क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल्स का सम कितना होता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने आज की वीडियो देखी है या देख लेंगे तो उसके बाद आपको ट्राइंगल के बारे में कुछ भी कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए टू जेड बेसिक से लेके आगे तक का 9th क्लास का पूरा ट्राइंगल यहाँ पे कवर हम आज कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ट्राइंगल क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल क्या होती है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कि भैया ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, एंगल के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं और साइड्स के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, फिर आएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, फिर आएंगे कि भाई कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया क्या होते हैं, फिर भैया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की नेमिंग कैसे की जाती है और उसके बाद आएंगे हम कि भाई सीपीसीटी क्या होता है। तो इस वीडियो में क्लास 9th के ट्रायंगल चैप्टर के ए टू जेड फुल इंट्रो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो देखते ही आप एक्सरसाइज को इस तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दोगे। चलिए आइए बच्चों देखते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। सबसे पहले अगर ट्रायंगल की आप बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है जिसकी 3 साइड होती हैं, 3 ही उसमें एंगल होते हैं और 3 ही उसके वर्टेक्स होते हैं। जैसे कि जहां पे उसकी साइड्स मीट कर रही हैं आप वर्टेक्स बोलोगे। क्या बोलोगे बेटे? वर्टेक्स। ये क्या है? वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स है आपके ट्रायंगल का। अच्छा ये जो यहाँ पे 2 साइड्स के बीच में बना हुआ है इसे क्या बोलोगे भाई? ये एक एंगल है ट्रायंगल का। ये क्या है? दिस इज एन एंगल। और ये जो है आपकी भाई ये क्या है? ये ट्रायंगल की एक साइड है। तो ऐसे ही 1 2 3 साइड हो गई, 1 2 3 एंगल हो गए, 1 2 3 वर्टेक्स हो गए। तो एक ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड, 3 एंगल एंड 3 वर्टेक्स। ठीक है भाई, इतना में ट्रायंगल के बारे में पता लग गया। अच्छा अब क्या कह रहा है भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि भैया एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब कि ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है। तो भाई हम क्या बोलेंगे? मान लीजिए ये आपका एंगल x है, ये एंगल आपका y है और ये एंगल आपका z है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि बेटे x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि भाई अगर आप कभी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ते हो तो उनका सम 180 डिग्री आएगा। आप कभी भी क्या करते हो? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को सम करते हो, दैट सम विल बी 180 डिग्री, वो 180 डिग्री आएगा। ये प्रॉपर्टी कहां इस्तेमाल होती है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको मैंने ट्रायंगल दिया ऐसे करके, मैंने कहा ये एंगल आपका भैया 100 डिग्री का है, ये एंगल आपका 40 डिग्री का है, ये एंगल आपका y है। तो मैं बोलूं बच्चा y क्या है वो निकालो, तो आप बोलोगे कि सर 100 प्लस 40 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो 100 प्लस 40 140 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री सर। और सर यहां से आप बोलोगे कि भाई y इज इक्वल टू 180 माइनस 140 एंड दैट इज 40 डिग्री। तो यहां से आप अगर 2 एंगल पता है तो तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से। ठीक है, अच्छा ये तो हमने हर जगह पढ़ा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम क्या होता है, पर हमें ये नहीं पढ़ा कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव कैसे होती है, क्यों प्रूव हुआ है, कैसे पता लगा है हमें कि तीनों एंगल को जोड़ोगे तो भाई 180 ही आएगा। तो हमने क्या करा, मैंने कहा ओके मान लीजिए एक आपका वर्टेक्स ए बी सी है, तो ए बी आपकी एक लाइन हो गई। ए बी क्या हो गई बेटा? आपकी एक लाइन हो गई। तो मैंने कहा ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे x और y। ए बी के पैरेलल एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कीजिए। तो आपने कहा सर हमने ड्रॉ कर दी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो मैंने कहा बेटा आपने ना पिछली वीडियो में लाइन एंड एंगल पढ़ा था और लाइन एंड एंगल में आपने अल्टरनेट एंगल्स पढ़े थे। लाइन एंगल में आपने अल्टरनेट एंगल्स पढ़े थे, तो हमने बताया था कि जहां पे z बन रहा है, जहां पे भी z बन रहा है और लाइनें पैरेलल हैं, तो क्या हो गया अल्टरनेट एंगल्स? ये वाला एंगल
ये वाला एंगल इसके बराबर होगा बेटा। तो अगर ये x है तो ये भी बेटा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि देखो z बना हुआ है, राइट। अच्छा मैंने कहा इधर आओ, इधर देखो, इधर भी z बन रहा है, इधर भी z बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल हो गए बेटा। तो ये y है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या x c y एक सीधी रेखा है? इज इट अ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल जो बन रहा है, ये पूरा जो बन रहा है कितना होना चाहिए, 180 का होना चाहिए ना बेटा, स्ट्रेट एंगल। तो आप क्या यहां से ये बोल सकते हो कि सर x प्लस y प्लस z तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो इसी से हमें पता लगा कि x y z को जोड़ने पर इट इज 180 डिग्री, विच इज एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बच्चों आपको मेरी बात? ट्रायंगल क्या होता है वो पता लगा, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है वो पता लगा। आइए अब लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कि भैया ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। आइए यहां पर चलते हैं, टाइप्स पे चलते हैं। टाइप्स बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज भी पढ़ रहे थे बेटे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं हम ये पढ़ना चाह रहे हैं बेटा। अगर किसी ने लाइन एंड एंगल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके देख लो। आई बटन पे क्लिक करके पहले लाइन एंड एंगल की वीडियो देखकर आइए। क्यों? क्योंकि फिर आपको पता लगेगा कि यहाँ पे हम एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल सारी बातें करेंगे, है ना। आइए देखते हैं। हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, भाई एक एंगल है पहला, एक ट्रायंगल है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए बना लो एक ट्रायंगल बेटा, मैंने कहा भैया ये 70 है, ये 50 है और ये 60, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। सो दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसके तीनों एंगल क्या है बेटा, 90 से छोटे, और तीनों को जोड़ के देख लो, 7 5 12 और 6 18, 180 डिग्री, राइट। ओके, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अच्छा अब भाई अब ये मत बोल देना कि ऑब्ट्यूस एंगल तो 90 से बड़े होते हैं, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 90 से बड़े हैं, ना 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 ना। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90। एक एंगल 90 से बड़ा होगा बेटा, एक एंगल 90 से बड़ा, बाकी दोनों 90 से छोटे। जैसे कि मान लीजिए, आ जाइए फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये एंगल मैंने दे दिया आपको 110 डिग्री का, ठीक है, ये दे दिया मैंने आपको कितना 50 डिग्री का, ठीक है, और ये दे दिया मैंने 20, इस तरीके से। तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा है, वन एंगल इज ग्रेटर देन बेटा 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अच्छा यहाँ से एक बात और सीख लेते हैं कि अब क्वेश्चन पूछ लेगा वन वर्ड में आपसे, अ ट्रायंगल, हाउ मेनी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, या फिर हाउ मेनी ऑब्ट्यूस एंगल अ ट्रायंगल कैन हैव। मतलब कि एक ट्रायंगल में कितने ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो मैं बोलूंगा कि सर एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। एक ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, क्योंकि अगर एक एंगल 90 से बड़ा होगा तो खुद ही क्या हो गया 110 हो गया। तो 180 में से 110 को माइनस करोगे तो 70, तो बाकी दोनों का जोड़ 70 आना चाहिए। अब जब बाकी दोनों का जोड़ 70 आना चाहिए तो ऑफ कोर्स दोनों 90 से छोटे ही हो। तो एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। अ ट्रायंगल कैन हैव वन ऑब्ट्यूस एंगल मैक्सिमम। एक ट्रायंगल में एक ही मैक्सिमम एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। अच्छा जी, एक और दो, तीसरा लिख लीजिए, थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रायंगल है भाई, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बनती है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में पढ़ने वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है भाई सारे। तो अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल की वीडियो नहीं देखी है तो भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल की वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए,
क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ये सब उसमें बताया गया है। बहुत हेल्प करेगी आपको, क्योंकि वो एक बहुत तगड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आ जाइए, राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोल रहा है, कह रहा है भैया राइट एंगल तो सबको पता है ना 90 डिग्री, राइट एंगल पता है ना बेटा 90 डिग्री का होता है। तो मतलब प्रॉपर्टी क्या हो गई, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है भाई साहब, लीजिए हमने फिगर बना दिया, दिस इज 90, दिस इज व्हाट, ये 90। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, ये आपका बेस होगा, एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर। समझे बच्चे, ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल है। अब आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितने राइट एंगल हो सकते हैं, कि एक ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा कितने राइट एंगल हो सकते हैं। भाई एक ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा एक ही राइट एंगल हो सकता है, मैक्सिमम कितने, एक राइट एंगल हो सकता है, और मिनिमम 0 हो सकता है, उसमें राइट एंगल हो ही ना। तो मिनिमम राइट एंगल पूछेगा कि कितने मिनिमम राइट एंगल हो सकते हैं एक ट्रायंगल, तो 0। और मैक्सिमम कितने राइट एंगल हो सकते हैं 90 डिग्री, कितने एंगल हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। So this is the types of triangle on the basis of angle। तीन टाइप के होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों हमने आपको बता दिए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इस पार्ट को नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज करो और इस चीज को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कि भैया साइड के बेसिस पे ट्रायंगल किस किस टाइप के हो सकते हैं। चलिए पहला देखते हैं, हम पहला देखते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट। सारे एंगल और सारी साइड्स अलग अलग होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है, तो भैया इसको लिख लो 70 डिग्री, इस लिख लो 40 डिग्री, 7 4 11, और इसको लिख लो 70 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया, मान लीजिए इसको अलग हटाइए, इसको 50 लिख लो, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। So all the angles are different and all the sides are different। सारे एंगल भी अलग अलग हैं और सारी साइड्स भी बेटा अलग अलग है। सारी साइड्स की जो आपकी क्या है लेंथ है वो अलग अलग है, और एंगल का भी मामला अलग अलग है। क्लियर है बच्चे। आइए सेकंड, दूसरे टाइप का ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस। क्या होगा बच्चे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं भैया। Two angles are equal, मतलब कि भैया दो एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, एंड और टू साइड्स आर इक्वल, और दो साइड्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब कि दो एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे और दो साइड भी एक दूसरे के बराबर होंगे। आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, मैंने कहा 70 डिग्री 40 डिग्री। अब आपको दिख रहा है बच्चा कि 70 और 70 दोनों एंगल 70 डिग्री के हैं, मतलब कि दो एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आपने कहा सर दो साइड भी बराबर होती हैं, तो कौन कौन सी साइड किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, या ये दोनों आपस में बराबर होगी। तो भाई इसका भी क्या है रूल है, इस चीज को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो आपकी दोनों एंगल्स हैं, इस एंगल के सामने ये साइड पड़ रही है और इस एंगल के सामने ये साइड पड़ रही है, तो भाई इसका मतलब ये दोनों साइडें आपस में बराबर होंगी। मतलब हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर की हो, ये भी 5 सेंटीमीटर की हो, और ये 4 सेंटीमीटर की हो। ठीक है, तो भाई जो इक्वल एंगल्स है ना, उनकी ऑपोजिट जो साइड है, उनके सामने जो साइड है वो साइडें बराबर होगी। या फिर याद करने का दूसरा तरीका ये है कि जो इक्वल एंगल है उन एंगल को छोड़ो, तीसरे एंगल को पकड़ो। इक्वल एंगल है, उन एंगल को छोड़ो, तीसरे एंगल को पकड़ो। वही तीसरा एंगल इस वर्टेक्स से बन रहा है ना, इस वर्टेक्स से जो भी साइडें निकल रही हैं, एक ये निकल रही है और ये निकल रही है,
फिर सुन लो, इस वर्टेक्स से ये साइड निकल रही है और ये साइड निकल रही है, तो इस वर्टेक्स से जो भी दो साइडें निकल रही हैं वो दोनों बराबर हो जाएंगी। तो ये याद रख लो, इक्वल एंगल जो उनके अपोजिट साइड से वो इक्वल हो जाएंगी, या फिर जिस वर्टेक्स पे एक वो वाला एंगल बन रहा है जो बराबर नहीं है और उस वर्टेक्स से जो दो साइडें निकली हुई हैं, इस वर्टेक्स से ये साइड निकली, वही साइडें वो दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा काम भी कर सकते हैं। चलिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो गई। अब आ जाते हैं थर्ड पे, जो कि अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है बेटा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपको ये तो पता ही लगा गया होगा सिमेट्री से कि यहाँ पे एक भी साइड बराबर नहीं थी, यहाँ दो साइडें बराबर थी, तो यहाँ पे तीनों साइडें बराबर होंगी। ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। भैया सारी साइडें बराबर है। अब आपने कहा सिमेट्री से ये भी पता लग गया होगा, यहाँ पे एक भी एंगल बराबर नहीं है, यहाँ पे दो एंगल एक दूसरे के बराबर आए, और यहाँ पे ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल, कि भैया तीनों साइडें भी बराबर और तीनों एंगल भी बराबर हैं। फॉर एग्जांपल आइए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तीनों क्या बचा? तीनों साइडें बराबर हैं। अच्छा, एंगल की बात आती है, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल भी बराबर। अब भाई तीनों एंगल बराबर, तो तीनों एंगल का क्या पैरामीटर होगा, या फिर तीनों एंगल का क्या अपनी मेजरमेंट होगी? तो हम बोल रहे हैं तीनों एंगल होंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों साइडें बराबर होती हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अब ये मत बोल देना कि सर तीनों साइड 6-6-6, ना भैया, साइड अलग भी हो सकती हैं, छोटा भी हो सकता है आपका ट्रायंगल। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तीनों साइडें बराबर होंगी, कुछ भी हो सकती हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है, बट तीनों बराबर होंगे और तीनों एंगल भी क्या होंगे? 60 डिग्री ईच। 60 डिग्री के होंगे तीनों एंगल। 60-60-60, आप देखो ना, 60 + 60 + 60, 60 और 60 120 और प्लस 60 180, तीनों एंगल का सम 180 आ गया, तीनों एंगल बराबर भी आ गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो बच्चे हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट हुआ, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, ट्रायंगल क्या होते हैं वो कंप्लीट हुए। अब चलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की तरफ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? इस प्रॉपर्टी को समझ लीजिए, बहुत जगह काम आती है। ठीक है, कुछ नहीं बोलना भैया। आप देखो, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने यहाँ पर, और इसकी कोई भी एक साइड मैंने सीधी खींच दी, यहां तक आनी चाहिए थी, पर मैंने आगे तक एक्सटेंड कर दी। जब आगे तक एक्सटेंड करी तो यहाँ पे बाहर एक एंगल बना, इस एंगल को x मान लेते हैं। बाहर एक एंगल बना, इस एंगल को x मान लेते हैं। अब देखो, इस एंगल के साथ लगा हुआ ये वाला एंगल है अंदर, ये वाला एंगल है, सुन लो, इस एंगल से लगा हुआ ये अंदर ये वाला एंगल है। इस एंगल को छोड़ दो, बाकी कौन कौन बचा? ये बचा और ये बचा। बाकी कौन कौन बचा? ये बचा और ये बचा। और मान लीजिए 70 है और मान लीजिए 60 है, तो भाई इन दोनों को जोड़ के जो भी आएगा वो ये वाला एंगल बनेगा। इन दोनों को जोड़ के जो भी आएगा वो x बनेगा। मतलब आप बोलोगे भैया 70 + 60 = x, तो आप बोलोगे 7 6 13, 130 = x। x = 130 डिग्री का हो गया। एक और आ जाइए, एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आप कुछ इस तरीके से बोलते हो ये, और आप क्या करते हो, ये वाली साइड को आगे खींच देते हो, तो बाहर एक एंगल बन जाता है y। अब आप इस एंगल को छोड़ के, इसके साथ जो अंदर एंगल बन रहा है इसे छोड़ के बाकी दोनों एंगल देखते हो, और आपको पता लगता है कि भैया ये क्या है, ये 60 डिग्री और ये अपना 50 डिग्री। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ोगे तो y आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 60 + 50 करोगे तो y आ जाएगा, 6 5 11, 110 = y आ जाएगा। So this is exterior angle property। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आप बोलो सर प्लीज लो, मैंने इस साइड को आगे बढ़ा दिया, तो मैंने कहा ठीक है, इस साइड में यहाँ पे ये एंगल बन गया, ये एंगल हो गया आपका 110 डिग्री। इसे छोड़ा, मैंने कहा भैया ये आपका क्या है, ये आपका 75 है, तो ये क्या होगा, इसे निकालो। तो आपने कहा ये 110 है, इस एंगल को छोड़ो, बाकी दोनों को देखो, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 110 आएगा। तो आपने कहा सर 75 + x = 110। तो आपने कहा सर x = 110 - 75 है ना सर, ये हो गया। और आपने कहा सर x = 110 में 75 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चे?
35 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। 35 आ जाएगा बच्चे। तो यहां से आप ऐसे भी वैल्यूज निकाल सकते हो। एंड दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि भाई क्या होगा, बाहर वाले एक एंगल का सम, बाहर वाला एंगल जो होगा ओके, बाहर वाला एक एंगल होगा वो अंदर वाले एंगल के, इसे छोड़ के इन दोनों का सम, इसके जो दो ऑपोजिट एंगल हैं उन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब आएंगे हम अपनी क्या चैप्टर पे जो है कॉन्ग्रुएंसी, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है वो पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, अब आपने क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है। भाई फिगर आपकी कोई भी हो सकती है ना, भाई आपका ट्रायंगल भी एक फिगर है, ठीक है, मैथमेटिकल फिगर्स, ट्रायंगल भी एक फिगर है, रेक्टेंगल भी एक फिगर है, स्क्वायर भी एक फिगर है, क्वाड्रिलेटरल एक फिगर है, पेंटागन एक फिगर है, हेक्सागन एक फिगर है ना। तो कह रहा भाई कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैसी होती हैं, मैं बोल रहा हूं पहले कॉन्ग्रुएंट वर्ड का ही मतलब समझ लो ना, फिगर्स पे बाद में चलता है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब समझ लो, तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड का हिंदी सीधा सा मतलब है क्या, कि भैया हूबहू एक जैसी, साइज में, शेप में, दिखने में, दिखाने में बिल्कुल एक जैसी दो चीजें क्या होंगी, उस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिल्कुल एक जैसी, उनका सब कुछ सेम होना चाहिए, सब कुछ। जैसे आप ट्रायंगल की बात आप करते हैं, ट्रायंगल की बात आप करते हैं, तो भाई अगर मैं दो ट्रायंगल लेता हूं ये और ये, और मैं बोलना चाहता हूं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल हूबहू एक जैसे होने चाहिए। क्या होना चाहिए, हूबहू एक जैसे होने चाहिए, दिखने में एक जैसे होने चाहिए, इनका शेप एक जैसी होनी चाहिए, इनकी साइज एक जैसा होना चाहिए, इनके सारे के सारे एंगल एक जैसे होने चाहिए, इन सबके सबके सारे के सारे साइड्स एक जैसी होनी चाहिए, तब जाके दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, एंड ये 70 डिग्री है, और यहां पर मैंने यही बोल दिया कि ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है भाई, ये 70 डिग्री है। मैंने कहा भैया ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। आपने कहा सर ये यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। अब मैंने कहा कि यार ये दोनों ट्रायंगल में तो सारे एंगल भी बराबर हैं, सारे साइड्स भी बराबर हैं, और 6 सेंटीमीटर की साइड 50 और 60 के बीच में है, 6 सेंटीमीटर की साइड 50 और 60 के बीच में है, 4 सेंटीमीटर की साइड 60 और 70 के बीच में है, 4 सेंटीमीटर की साइड 60 और 70 के बीच में है, 5 सेंटीमीटर की साइड 50 और 70 के बीच में है, 5 सेंटीमीटर की साइड 50 और 70 के बीच में है। इसका मतलब ये ट्रायंगल तो हूबहू एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, देखने दिखाने में एक जैसे हैं, शेप एक जैसी है, साइज एक जैसा है, एंगल्स एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा। तो आप बोल दो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्या है बच्चे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हैं। तो भैया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होंगी जो एक दूसरे के जैसी होंगी हर चीज में, हर चीज में, शेप में, साइज में, एंगल्स में, साइड की लेंथ में, हर चीज में। मेरी कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगी, मेरे ही जैसा बिल्कुल एक इंसान, जिसका वेट भी सेम हो, जिसकी हाइट, हाथों की लेंथ भी सेम हो, पैर की लेंथ भी सेम हो, देखने में भी एक जैसा हो, कान एक मेरे जैसे हो, फेस मेरे जैसा हो, हाइट भी मेरे जैसे, सब कुछ मेरे जैसा हो, मेरा ट्विन, बिल्कुल ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन, जिसमें कुछ भी अलग ना हो, वो चीज कॉन्ग्रुएंट होगी। और ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके सारे एंगल बराबर होंगे, सारी साइड्स बराबर होंगी, और जिस जगह पे 5 सेंटीमीटर वाली साइड इस ट्रायंगल में है, उसी जगह पे 5 सेंटीमीटर वाली साइड इस ट्रायंगल में भी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रायंगल आड़े तिरछे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बच्चे। इसीलिए तो जहां पर क्या है, 5 सेंटीमीटर वाली साइड यहां पर है, यहां है, वही इसमें भी 5 सेंटीमीटर वाली साइड होनी चाहिए, और तब जाके वो दोनों ट्रायंगल क्या बोले जाएंगे भैया, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे, और उसी को कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल बोला जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट जो है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने होते हैं तो उसका साइन क्या होता है बेटा, ये होता है, उसका साइन क्या होता है, ये होता है। अभी इसको और एक्सप्रेस करेंगे और आगे देखेंगे, इसे समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप दिखाना चाहते हो कि दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे दिखाओ।
तो आप कहोगे कि सर मैं क्या करूंगा, मैं उनकी 6 की 6 चीजें बराबर दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हैं, इस ट्रायंगल की तीनों साइडें इस ट्रायंगल की तीनों साइडें के बराबर हैं। मैं दिखाऊंगा इसकी ए बी साइड इसकी ए बी के बराबर है। ऐसे 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 6 चीजें दिखाऊंगा भाई, तीनों एंगल तीनों साइड सब जाके जब सब एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे तो मैं क्या बोल दूंगा कि हाँ भैया दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तभी तो बोल पाऊंगा, ठीक है ना। बट हमने कहा नहीं, ये क्या है, बहुत एक हेक्टिक प्रोसेस है कि आप यार 6 की 6 चीजें देखो, 6 की 6 चीजें नापो, फिर जाके बोलो, इसमें तो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर इसको छोटा करने का कोई तरीका है तो वो बताओ ना, ताकि मुझे 6 की 6 चीजें ना देखनी पड़े, है ना। तो इसका क्या करो, छोटा करने का कोई तरीका बताओ, इसका कोई शॉर्टकट बताओ, क्योंकि शॉर्टकट हमें जल्दी समझ में आ जाता है, शॉर्टकट से काम जल्दी हो जाता है। तो शॉर्टकट बताओ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कॉन्ग्रुएंसी का कुछ क्राइटेरिया बता देते हैं कि अगर आप पूरी 6 चीजें ना चेक करके ये कुछ गिनी चुनी चीजें भी चेक कर लो और ये गिनी चुनी चीजें आपको सही मिल जाएं तो भी आप दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई अगर आप नॉर्मली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहोगे तो 6 चीजें चेक करोगे, बट अगर मैं बोल रहा हूं कि ऐसा करो भैया, नहीं रहने दो, 6 मत करो, ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। अगर आप ये कुछ क्राइटेरिया मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपके ट्रायंगल इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, ये कुछ गिनी चुनी चीजें भी बराबर आ जाती हैं उनकी, तो भी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और उन्हीं को बोला जाएगा क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं वो देख लेते हैं और फिर आगे चलेंगे नेमिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आइए चलो देखते हैं। देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड नेमिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों पैरेलल साइड बाय साइड चलते रहेंगे, दोनों को मैं एक साथ समझाता रहूं। पहला क्राइटेरिया है मेरा SSS। क्या बेटा? SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जिसको अगर आप लिखोगे तो साइड और साइड भी लिख दोगे, बहुत आसान चीज है। कह रहा है भाई अगर आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं, इस ट्रायंगल की तीनों साइडें इस ट्रायंगल की तीनों साइडों के बराबर है, तो आपको एंगल्स के बारे में चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल यहां पर दे दिया ABC और बोल दिया 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और यहां पे आपको दूसरा ट्रायंगल दे दिया XYZ, और इसका भी दे दिया क्या 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सही बात है, इसमें भी दे दिया। अब आपने कहा सर एक ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है XYZ, इसका एक साइड 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी एक साइड 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो आपने तो कहा सर अगर दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हैं तो वो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पर एक बच्चे के दिमाग में ये भी आता है कि सर ऐसे कैसे हो गए, इसका 7 सेंटीमीटर यहाँ है और 7 की जगह तो 5 लिखा हुआ है, इसका 6 सेंटीमीटर यहाँ है और 6 की जगह तो 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 है। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, ये ट्रायंगल उल्टे पुल्टे भी तो किए जा सकते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल को घुमा दूं, अगर इस ट्रायंगल थोड़ा सा घुमा दूं, इस ट्रायंगल को इस तरीके से घुमा दूं, तो 7 सेंटीमीटर वाली साइड यहाँ आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर वाली साइड यहाँ पहुंच जाएगी और 6 सेंटीमीटर वाली साइड नीचे आ जाएगी। अगर आप ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा दो तो फिर यही पैटर्न बन जाएगा ना, 7 6 है ना, 7 5 और 6 ऐसे ही तो बन जाएगा बेटा। अगर आप इसको मान लो, इसको ऐसे घुमा दो, मैं इसको घुमा के दिखा देता हूं आपको। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ये करना चाहता हूं। Z यहाँ पे था ना, मैं इसको घुमा दिया तो Z यहाँ पहुंच गया, इसको एक बार पलटी मारा तो X यहाँ पे आ गया और भैया Y यहाँ चला गया। अब आप मुझे बताओ ZX कितना था? 5 था ना, ठीक है ना। XY कितना था? 6 था। XY कितना है? 6 है ना। और YZ कितना है? 7 है ना। तो एक बात बताओ बच्चे, क्या इसको घुमाने के बाद, रोटेट करने के बाद, इसको एक बार रोटेट करने के बाद, इधर को रोटेट करने के बाद, क्या यही फिगर बन गई कि नहीं बन गई? 7 5 6 हो गए ना तीनों साइडें बराबर। तो बेटा इस ट्रायंगल को ना इधर उधर घुमा फिरा के भी रखा जा सकता है। चेक सिर्फ इतना करना क्या तीनों साइडें बराबर हैं, ठीक है। चेक सिर्फ इतना करना क्या तीनों साइडें बराबर हैं, और तीनों साइडें बराबर है तो मैं बोल दूंगा ABC ट्रायंगल XYZ के कॉन्ग्रुएंट है। बट एक चीज अब याद रखनी है, अब यहाँ पर आता है नेमिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर नेमिंग आती है। अब आप देखो नेमिंग कैसे करनी है। मान लीजिए आप इसकी नेमिंग कर रहे हो ABC,
मान लीजिए आप इसकी नेमिंग कर रहे हो ए बी सी, तो आपने कहा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब इसकी नेमिंग पे आ जाओ बेटा। अब आप एक चीज देखो, ए बी सी आपने कहा 5 6, ए बी 5 और बी सी 6, ए बी सी ए बी 5 और बी सी 6, तो आप कहां गए 5 से 6 की तरफ गए, तो यहां पर भी वही काम होना चाहिए, 5 से 6 की तरफ जाओगे, 5 से 6 की तरफ जाओगे, मतलब z x y लिखोगे। क्या लिखोगे? z x y लिखोगे। ये बात ध्यान रखना, x y z मत लिख देना, एक्स वाई जेड मत लिख देना। क्यों? क्योंकि इस नेमिंग का बहुत बड़ा रोल है, इस नेमिंग का बहुत बड़ा रोल है। कैसे, वो भी समझा देते हैं। देखो, अब आपने लिखा ए बी सी जेड एक्स वाई के कॉन्ग्रुएंट है, इससे हमें क्या बेटा बाकी की 3 चीजें पता लग जाती है। देखो 3 साइड तो मुझे दे रखा है, एंगल के बारे में कुछ नहीं बता रखा, बट क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी बराबर रहे होंगे, तभी तो कॉन्ग्रुएंट हुए। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता लगा, देखो ये ए बी साइड है, तो यहाँ से हमें 6 चीजें पता लगी कि भाई ए बी साइड जेड एक्स के इक्वल है। देख लो ए बी 5 है, जेड एक्स कितना है, ये भी 5 है, सही बात है। जो बी सी साइड है भाई, बी सी आपकी बी सी साइड जो है वो एक्स वाई के इक्वल है, एक्स वाई के। देख ले यहाँ पे बी सी 6 है, एक्स वाई कितनी है, वो भी 6 है। बिल्कुल इस नेमिंग से पता लग रहा है ये। अच्छा फिर साइड बची ए सी, क्या बची बेटा ए सी, ए सी किसके इक्वल है, जेड वाई के, तो लिख लो ए सी इक्वल हुआ जेड वाई के, जेड वाई के। ए सी कितना है बेटा 7 है, जेड वाई कितना है, जेड वाई वो भी 7 है ना। अच्छा यहां से एक और चीज पता लगी, क्या, एंगल ए जेड के इक्वल है, ए जेड के इक्वल है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जेड, और बी एक्स के इक्वल है। यहां से ये भी पता लगा एंगल बी बराबर है एंगल एक्स के, और यहां से एक और चीज पता लगा सी, तो पता लगा एंगल सी इक्वल टू एंगल वाई के, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल वाई। मतलब कि 3 चीजें मुझे पता थी कि तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है, तो 3 चीजें तो मुझे पता थी, एक ये चीज, पर जो बाकी बची हुई 3 चीजें थी वो मुझे किससे, इस नेमिंग से पता लग गई। वो मुझे किससे पता लग गई, इस नेमिंग से पता लग गई। कैसे देखो कि भाई 5 और 7 के बीच का एंगल ए है, तो यहाँ पे 5 और 7 के बीच का एंगल कौन है, जेड है, एंगल ए जेड के बराबर रहा होगा, एंगल ए जेड के बराबर रहा होगा। 5 और 6 के बीच का एंगल क्या है, बी है, 5 और 6 के बीच का एंगल क्या है, बी है, तो यहाँ 5 और 6 के बीच का एंगल क्या है, एक्स है, तो एंगल बी एंगल एक्स के बराबर रहा होगा। अच्छा तीसरा बचा एंगल सी, वो किसके बराबर रहा होगा, वो वाई के बराबर रहा होगा। इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, क्योंकि अभी ये करस्पॉन्डिंग वर्ड आएगा आगे, इसलिए बता रहे हैं, बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट, कि कौन सा पार्ट किस जगह पर है। 5 और 7 के बीच में कौन सा एंगल है, 5 और 7 के बीच में कौन सा एंगल है, 5 और 7 के बीच एंगल ए है, 5 और 7 के बीच एंगल जेड है, तो भैया ए के करस्पॉन्डिंग जेड हो गया। 5 और 6 के बीच में एंगल कौन सा है, बी है, 5 और 6 के बीच में एंगल कौन सा है, बी है, 5 और 6 के बीच में एंगल कौन सा बेटा, बी है, तो 5 और 6 के बीच एंगल कौन सा है बेटा, एक्स है, तो बी के करस्पॉन्डिंग हो गया एक्स, बी के करस्पॉन्डिंग हो गया एक्स, और 6 और 7 के बीच में एंगल कौन सा भैया, सी है, 6 और 7 के बीच एंगल कौन सा है, वाई है, तो सी के करस्पॉन्डिंग हो गया वाई। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होंगे। अगर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए के करस्पॉन्डिंग जेड है, तो ए जेड के बराबर होगा, बी के करस्पॉन्डिंग एक्स है तो बी एक्स के बराबर होगा, और सी के करस्पॉन्डिंग वाई है तो सी वाई के बराबर होगा। तो 3 चीजें मुझे दी गई थी, वो चीज मुझे पता थी कि ये साइड इसके बराबर है, उससे मैंने नेमिंग करी, और नेमिंग से मैंने बाकी बची हुई 3 चीजें भी इक्वल लिख दी कि भैया इनसे ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आते हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर हो जाते हैं। सो दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया, एसएसएस क्राइटेरिया, जहां पे अगर आपको दोनों ट्रायंगल्स की 3-3 साइडें बताई गई हो और उनकी तीनों साइडें इसकी तीनों साइडों के बराबर हो, तो आप बोल सकते हो कि भाई दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कि भैया एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। बट
इस ट्रायंगल के उस ट्रायंगल की नेमिंग संभल के करना। अगर यहाँ पे आप 5-6 कर रहे हो तो यहाँ पे भी 5-6 करना। अगर यहाँ पे आप ऐसे कर रहे हो, ACB कर रहे हो, 7-6 कर रहे हो तो 7-6 करना, ZYX करना। तो जैसी नेमिंग इसकी वैसी नेमिंग इसकी, क्योंकि उस नेमिंग से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आएंगे। जैसे यहाँ पे AB के करस्पॉन्डिंग ZX आ रहा है, BC के करस्पॉन्डिंग XY आ रहा है और AC के करस्पॉन्डिंग ZY आ रहा है, तो उससे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आएंगे। एंगल A के बराबर एंगल Z आ रहा है, एंगल B के बराबर X आ रहा है और एंगल C के बराबर Y आ रहा है, तो उस नेमिंग से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आएंगे। नेमिंग गलत हो जाएगी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी गलत आ जाएंगे और फिर तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो नेमिंग ये रही, आपका एसएनएस क्राइटेरिया दे रहा। अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए और क्या करते हैं, अगले क्राइटेरिया पे चलते हैं। आइए बच्चे, अगले दो क्राइटेरिया हैं SAS साइड एंगल साइड और उसके बाद है एंगल साइड एंगल ASA क्राइटेरिया। अब इसमें क्या है वो भी चीज समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल दे दिए, SAS मतलब दो साइडें दी गई होंगी और एक एंगल दिया गया होगा। फिर से सुन लो, दो साइडें बताई गई होंगी और एक एंगल बताया गया होगा। मान लीजिए साइड 5 सेंटीमीटर बताई गई आपको और ये साइड 4 सेंटीमीटर बताई गई आपको। ऐसा ही दूसरा एंगल आपको दे दिया गया, यहाँ पर भी क्या करा गया, एक साइड 5 सेंटीमीटर बताई गई आपको, एक साइड 4 सेंटीमीटर बताई गई आपको। तो आपने कहा सर दो साइडें और एक एंगल बताया जाएगा। तो बच्चे ध्यान रखना, जो एंगल आपको दिया जाना चाहिए वो इन दोनों साइड्स के बीच वाला होना चाहिए। ठीक है, जो एंगल आपको दिया जाना चाहिए वो इन साइड्स के बीच वाला होना चाहिए। इनके छोड़ के अगर मैं आपको ये एंगल बता दूंगा या ये एंगल बता दूंगा तो SAS क्राइटेरिया काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे 5-4 उसके बीच का एंगल दे दिया 50 डिग्री, ऐसे ही यहाँ पर 5 और 4 उसके बीच का एंगल दिया जाना चाहिए 50 डिग्री। इसलिए क्राइटेरिया कैसे लिखा गया, साइड एंगल साइड और एंगल दोनों साइड्स के बीच में है। नेमिंग में भी एंगल दोनों साइड्स के बीच में है, तो यहाँ पर फिगर में भी एंगल दोनों साइड्स के बीच में ही होना चाहिए। अगर मैं आपको कुछ ऐसा कर दूं, कि भाई ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो एंगल ये वाला दे दूं 60 डिग्री, तो भाई आप SAS क्राइटेरिया नहीं लगा पाओगे। यहाँ पे SAS नहीं लगा पाओगे क्योंकि साइड एंगल साइड होना चाहिए था, ये तो साइड एंगल हो गया, साइड फिर एंगल दे रखा है, ऐसा नहीं होगा। तो इस केस में काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए। मान लीजिए इन क्वेश्चन का या फिर इस ट्रायंगल की क्या दे रखा बेटा, आपको नेमिंग भी बता रखी है कि ये ABC और ये PQR। तो आपको ये तो दिख गया कि दो साइड है और बीच में एंगल, 5-4 और बीच में 50, 5-4 और बीच में 50। तो भैया मैं तो एंगल साइड या फिर एंगल साइड इसमें लगा सकता हूँ, साइड एंगल साइड लगा सकता हूँ, साइड एंगल साइड इसमें लगा सकता हूँ, क्योंकि साइड एंगल साइड में आपको दोनों ट्रायंगल के दो साइडें दी जानी चाहिए और एक एंगल दिया जाना चाहिए। दो साइडें दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है, दो साइडें दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है। एंगल साइड्स के बीच में होना चाहिए, एंगल जो साइड्स के बीच में है, एंगल जो साइड्स के बीच में है, एंगल बराबर होना चाहिए, एंगल बराबर है, साइड्स बराबर होनी चाहिए, साइड्स बराबर है। SAS क्राइटेरिया अब लग जाएगा। अब इसकी नेमिंग देख लो भाई, क्या करो बच्चा, नेमिंग देख लीजिए। मैं कह रहा हूं ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की नेमिंग आप अपने हिसाब से जैसे चाहो कर लो। ABC कर लो, BAC कर लो, CAB कर लो, जैसे चाहो आप इसकी अपनी नेमिंग कर लो। मैं ABC करूं, ठीक है, ABC करके देख लो। ABC लिख देते हैं, ABC is congruent to triangle। अब इसकी नेमिंग कर दिया इधर। देखो आपने क्या करा, ABC में ABC साइड 5 ली और फिर खाली वाली साइड में, जहां कुछ नहीं था, साइड 5 ली फिर खाली वाली साइड ली। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, साइड 5 लो और फिर खाली वाली साइड लो, साइड 5 लो फिर खाली वाली साइड लो। तो आपको क्या पता लगा, RQP। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQP। ऐसा क्यों करा देख लो, अब आप खुद आपको पता लग जाएगा। इससे आप करस्पॉन्डिंग पार्ट निकाल पाओगे, इससे आप करस्पॉन्डिंग पार्ट आपको पता लगेगा। AB किसके बराबर है, RQ के। AB किसके बराबर है, RQ के। BC किसके बराबर है, QP के। BC किसके बराबर है, QP के। और AC किसके बराबर है, RP के। और AC किसके बराबर है, RP के। अच्छा, और पता लगा यहां से, एंगल A किसके बराबर है, एंगल A एंगल R के बराबर है। एंगल B किसके बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है। एंगल C किसके बराबर है,
एंगल सी एंगल पी के बराबर है। अब आप खुद बताओ बेटा, ए बी किसके बराबर है? ए बी 5 है ना, क्यू आर के बराबर है। देखो ए बी क्यू आर के बराबर आ रही है, आर क्यू के बराबर 5, ठीक है अपने आप ही। ए सी किसके बराबर है? ए सी 4 है, पी आर के बराबर है ए सी, तो ए सी पी आर के बराबर आ रहा है कि नहीं? आर पी पी आर एक ही बात है, ए सी पी आर अपने आप ही आ रहा है। एंगल ए 50 तो एंगल ए आर के बराबर होना चाहिए, एंगल ए देखो अपने आप ही आर के बराबर होगा। तो अगर आप नेमिंग गलत लिखते हैं तो ये चीजें भी गलत आ जाती, तो नेमिंग सही करनी पड़ेगी। और आप मुझे बताओ, दो साइड है पता लगे तो तीसरी साइड बीसी है, तो बीसी किसके बराबर आ गई? क्यूपी के बराबर आ गई, ठीक है। तीन चीजें पता थी, बाकी तीन बच गई थी। वो तीन चीजें, बाकी बची हुई तीन चीजें करस्पॉन्डिंग पार्ट है। देखो अब एक बताओ, 5 और खाली वाली साइड के बीच का एंगल कौन है? बी। 5 और खाली वाली साइड के बीच का एंगल कौन है? क्यू। तो बी के करस्पॉन्डिंग कौन हुआ? क्यू। तो बी किसके बराबर आया? क्यू के बराबर आ गया। देखो अपने आप ही आ गया, ठीक है ना भैया। 4 और खाली वाली साइड के बीच का एंगल कितना है? सी। 4 और खाली वाली साइड के एंगल का बीच का एंगल कितना है? पी। तो सी पी के करस्पॉन्डिंग हुआ, तो सी पी के बराबर आ गया। तो एक करस्पॉन्डिंग पार्ट थे जो इस नेमिंग को देख के हमने अपने आप ही इक्वल लिख दिया कि भैया ए आर के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी पी के बराबर, दैट्स इट। तो जो तीन पार्ट पता थे, उन तीन पार्ट की मदद से ही मैंने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, और उन तीन पार्ट्स की मदद से कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लगाया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे थे वो लिखे, नेमिंग करी, और उस नेमिंग से बाकी बचे हुए पार्ट्स का भी पता लगा लिया कि भैया ये जो बाकी बचे हुए एंगल है बी और सी, कौन कौन किस किस के इक्वल है। तो आपने कहा सर बी तो किसके इक्वल है भैया? क्यू के, क्योंकि बी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, और सी किसके इक्वल है भैया? पी के, क्योंकि सी पी के करस्पॉन्डिंग। ऐसे क्राइटेरिया। अब आते हैं एएसए, तो भाई इसको देख के आप इसे समझ गए होंगे। एसएस में साइड एंगल साइड था, एएसए में एंगल साइड एंगल रहेगा, मतलब साइड एंगल साइड में एंगल जो था साइड्स के बीच में था, और भैया एंगल साइड में जो साइड होगी वो एंगल के बीच में होगी। कैसे? आओ देख लेते हैं, आओ देख लेते हैं भाई। मान लीजिए ये तो पता लग गया, दो एंगल दिए होंगे, एक साइड दी गई होगी, दो एंगल और एक साइड। मान लीजिए दो एंगल दे रखे हैं 60 एंड 70, यहां पर भी दो एंगल दे रखे हैं 60 एंड 70। दोनों एंगल के बीच में ये वाली साइड फंस रही है, ये साइड दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। दोनों एंगल के बीच में ये साइड फंस रही है, ये साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो भैया क्या हुआ? दोनों एंगल के बीच वाली साइड होनी चाहिए, साइड दोनों एंगल के बीच में होनी चाहिए। तो भैया दोनों ही ट्रायंगल में जो साइड होगी वो एंगल के बीच में होनी चाहिए, तभी ये वाला क्राइटेरिया लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अब इनकी नेमिंग देख लो भाई, ए बी सी पी क्यू और आर। अब एक बार नेमिंग कर लो, नेमिंग कर लो, ऐसे कर लो, ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी। तो हमने नेमिंग में क्या करा? 60 डिग्री का एंगल लिया, फिर 70 डिग्री का एंगल लिया, फिर बी पे गए। देखो 60 डिग्री का एंगल लिया, फिर 70 का लिया, फिर बी पे गए। यहाँ पे भी वही करो, 60 डिग्री का एंगल लो, 70 लो, फिर खाली वाले एंगल पे आ जाओ। तो 60 है क्यू, 70 है पी, और फिर आर। तो क्या होगा? दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर। एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल, एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल पी के इक्वल, एंगल सी एंगल पी के इक्वल, और बचा एंगल कौन हुआ? बी। वो किसके? बी किसके इक्वल? आर के इक्वल, बी आर के इक्वल। पता लग गया? यहां से एक और चीज पता लगी, क्या पता लगी? कि भाई एसी साइड है, एसी साइड है किसके इक्वल? क्यूपी के इक्वल। जो सीबी मतलब कि बीसी साइड है, बीसी किसके इक्वल? पीआर के इक्वल, पीआर के इक्वल। और जो एबी साइड है, एबी, एबी जो है एबी, एबी वो किसके? वो क्यूआर के इक्वल। बताइए बच्चों नेमिंग सही है कि नहीं? तो नेमिंग ऐसे ही करनी है। अगर यहाँ पे तुम 60 70 और खाली एंगल ले रहे हो, तो यहाँ पे भी 60 70 और खाली एंगल लो, ठीक है। यहाँ पे जब हमने क्या लिया था? एबीसी, एबीसी, फिर 5 साइड ली थी 5, और फिर खाली वाली साइड ली थी। तो यहाँ पे मैंने वही करा था, 5 साइड ली थी, फिर खाली वाली साइड ली थी। 5 साइड, 5 और खाली वाली साइड ए बी सी, और 5 और खाली वाली साइड तो आर क्यू पी। तो ये नेमिंग करने का इजी तरीका है कि जो यहाँ ले रहे हो एंगल ले लो चाहे साइड ले लो, ठीक है। दो साइडें दी नहीं तो साइड के हिसाब से चलो, दो एंगल दिए तो एंगल के हिसाब से चलो। कि भैया मैंने 60 वाला एंगल पहले लिखा, फिर 70 लिखा, फिर खाली एंगल लिखा, ए सी बी 60 70 और खाली वाला एंगल। तो यहाँ पे वही करो, 60 70 और खाली वाला एंगल क्यू पी आर बी। ये नेमिंग का तरीका है, जो भी जो क्या है
नेमिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, मैं ये आपको सिखा रहा हूँ। और इस नेमिंग से क्या फायदा होता है मैं वो भी सिखा रहा हूँ। इस नेमिंग से आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट पता लग जाते हैं कि एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल आर है, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, एंगल सी के पी है और एंगल बी के एंगल आर है। और हमें ये भी पता लग जाता है कि तीन चीजें जो मुझे दे रखी हैं 5, 5 और 50, इन तीन चीजों से बाकी बची हुई तीन चीजों का आइडिया लग जाता है इस नेमिंग से। क्योंकि ये नहीं बताया गया था एंगल बी और सी में से कौन किसके इक्वल है, पर इस नेमिंग से पता लग गया। इस नेमिंग से पता लग गया क्या कि भाई बी वाला जो है बीच में है और क्यू वाला बीच में, तो बी क्यू के इक्वल रहा होगा, और जो सी वाला कोने में है और पी वाला कोने में है तो एंगल सी एंगल पी के इक्वल रहा होगा। तो इन दोनों के बारे में बी सी और पी क्यू के बारे में कुछ नहीं पता था कौन किसके इक्वल है, बट इस नेमिंग से पता लग गया। और नेमिंग तब पता लगेगा जब आप नेमिंग सही करोगे। तो भैया ये ट्रायंगल के क्राइटेरिया थे एस ए एस और एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इसका एक क्राइटेरिया और बचता है आरएचएस, उसको भी कंप्लीट करते हैं और फिर बताएंगे आपको कि सीपीसीटी क्या होता है। चलिए बच्चे वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चे, चौथा क्राइटेरिया है आरएचएस, जिसका मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अब आप मुझे खुद बताओ कि भैया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल दो ट्रायंगल में देखी जा रही है ना, क्या हो जा रही है बच्चे, दो ट्रायंगल्स में देखी जा रही है ना, दो ट्रायंगल में देखी जा रही है ना बच्चे। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह, आरएचएस से क्या पता लग रहा है, वो कह रहा है कि भैया आरएचएस राइट एंगल, पहले तो राइट आर से राइट एंगल, तो कह रहा है दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल होना चाहिए। मतलब ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दूसरे वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। पहली रिक्वायरमेंट ये इसमें एक एंगल 90 डिग्री, तो इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मैंने बना दिया, दोनों में राइट एंगल बना दिया। उसने कहा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कि भैया दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, ये ले 13 सेंटीमीटर, ओके। राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल भी है दोनों में, दोनों का हाइपोटेनियस भी बराबर है, कह रहा साइड। इसके बाद दोनों ट्रायंगल की कोई भी एक साइड, ये इसके इक्वल आ जाए, ये इसके इक्वल आ जाए, ये इसके इक्वल आ जाए, कोई भी एक साइड बराबर आ जाए। मैंने कहा ठीक है भाई, ये ले, ये मैंने बना दी 12 सेंटीमीटर और ये भी मैंने बना दी 12 सेंटीमीटर। तो आपने कहा ठीक है भैया, काम पूरा हो गया, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि भैया दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल होना चाहिए, दोनों में राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेन्यूस बराबर होना चाहिए, दोनों का हाइपोटेन्यूस बराबर है, और उसके अलावा एक साइड, इसकी 12 है, इसकी भी 12 है, उसके अलावा एक साइड और बराबर होनी चाहिए, वो भी बराबर है। तो आपने कहा ठीक है भैया, दोनों में राइट एंगल भी है, दोनों का हाइपोटेनस भी बराबर है और दोनों में उसके अलावा एक साइड भी बराबर है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल हाइपोटेनस साइड वाला क्राइटेरिया, मतलब कि आरएचएस क्राइटेरिया लगाया जा सकता है। इन ट्रायंगल्स की नेमिंग कर लो, एक्स वाई जेड और भैया पी क्यू और आर। अब आपने कहा सर इसकी नेमिंग तो करवा दो। मैंने कहा ठीक है बच्चे, कैसे करोगे, आपकी मर्जी, जैसे भी चाहो। एक्स वाई जेड करना चाह रहे हो तो एक्स वाई जेड कर लो, लो ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड के लिए तुमने क्या करा, 13 और खाली वाली साइड, 13 और खाली वाली साइड, यहां पे भी क्या करोगे 13 और खाली वाली साइड, 13 और खाली वाली साइड, लिख दो भाई, लिख दो ट्रायंगल 13 और खाली वाली साइड, आर पी क्यू, आर पी लो क्यू। तो हमें पता लगा क्या, एक्स वाई जेड ट्रायंगल आर पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो एंगल z इसमें यहाँ पे आ रहा है लास्ट में, एंगल q इसमें लास्ट में आ रहा है, एंगल z 90 है, एंगल q भी 90 है, देखो सेम जगह पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। एक्स वाई साइड जो है वो आर पी के साथ आ रही है, एक्स वाई आर पी, तो क्या एक्स वाई आर पी के बराबर है, एक्स वाई 13 है, आर पी 13 है, बिल्कुल आ रही है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड अपने आप ही इक्वल आएंगे अगर आप नेमिंग सही कर दोगे। अब आप कहोगे सर ये x और y के बारे में कोई जानकारी नहीं है, p और r के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कौन किसके बारे में, मैंने कहा है जानकारी है। आपने कहा कैसे है, मैंने कहा ये रहा x सबसे पहले नंबर पे लिखा है, ये रहा r सबसे पहले नंबर पे लिखा है, एंगल x इज इक्वल टू एंगल r होगा बेटा। आपने हाँ, आपने कहा ठीक है, ये y दूसरे नंबर पे लिखा है और यहाँ पे p दूसरे नंबर पे लिखा है, तो एंगल y एंगल p के इक्वल होगा बेटा, एंगल y इज इक्वल टू एंगल p होगा बेटा, एंगल y p के इक्वल, एंगल y p के इक्वल होगा और x r के इक्वल होगा। तो जो एंगल नहीं पता थे वो भी बराबर पता लगे कि कौन किसके इक्वल है। तो भैया ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, 13 और खाली वाले साइड के बीच में एंगल p है,
13 और खाली वाली साइड के बीच में एंगल P है, एंगल Y है, तो P Y के करस्पॉन्डिंग हुआ तो P Y के बराबर हुआ। ये होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ये क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की कौन किसकी जगह पे रखा है, इस ट्रायंगल में भी और इसमें भी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट तो आप पहले ही लिख चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब सब कुछ बराबर है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब कि सब कुछ बराबर है, पर कौन किसके बराबर है? जिन चीजों का पता नहीं दिया गया है मेरे क्वेश्चन में, वो चीजें कौन किसके बराबर है ये तो पता लगाओ। तो बच्चों अब हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, नेमिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं सीपीसीटी की तरफ। ये सीपीसीटी आपके पास क्या होगा? एक रामबाण होगा। क्या होगा बच्चे? रामबाण होगा आपके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आपने किसी क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है, बाकी पार्ट्स आपके सीपीसीटी से कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये सीपीसीटी क्या होता है, चलो वो भी देखो। कह रहा है सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सी से करस्पॉन्डिंग, पी से पार्ट, सी से कॉन्ग्रुएंट, टी से ट्रायंगल। मतलब कि जब आप किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, किन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, एग्जांपल के लिए ले लीजिए, एग्जांपल के लिए ले लीजिए, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज योर 50 डिग्री। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा अपना ट्रायंगल ले लीजिए कि ये भाई 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज योर 50 डिग्री, एंड द नेमिंग इज A, B, C एंड X, Y, Z। अब हमने पढ़ रखा है कि भैया दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो मैं वहां पे SAS क्राइटेरिया लगा सकता हूं। क्या कर सकता हूं बच्चे? कि भैया दोनों साइड्स के बीच वाला एक एंगल, देखो 7 और 6 बीच में 50, 7 और 6 बीच में 50, हाँ मतलब SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेमिंग भी कर दीजिए, नेमिंग भी कर दीजिए। अभी मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि सीपीसीटी कैसे काम करता है। ठीक है, अच्छा देखिए, कह रहा हूं मैं ट्रायंगल, इसकी नेमिंग करो। कैसे करोगे? मैं ऐसे कर देता हूं, 7 6, 7 वाली साइड देन 6 वाली साइड। तो मैं कर रहा हूं BAC, ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहां पे 7 और 6 करा तो यहां पे भी 7 6, YZX, YZX। अब भाई समझने वाली बात यह है कि बच्चे हमारे पास 6 चीजें होती हैं, 3 एंगल और 3 ही साइड, 3 एंगल और 3 ही साइड, और यहाँ पे तो 3 ही चीजें बता रखी हैं, 2 साइड और एक एंगल। बाकी की एक साइड के बारे में कुछ नहीं पता, बाकी दोनों एंगल्स के बारे में भी कुछ नहीं पता कौन किसके बराबर है। तो भाई अगर मैं देखूं, अगर मैं इस नेमिंग से देखना चालू करूं तो मुझे पता लगेगा B जहां पे लिखा है वहां पे Y लिखा होगा, तो मुझे पता लगेगा भाई B के करस्पॉन्डिंग Y है और B के इक्वल भी Y है बाय CPCT, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर आएंगे। सुन लीजिए, सीपीसीटी का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब मैंने ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, बट क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी आएंगे, B के करस्पॉन्डिंग जो आएगा, A के करस्पॉन्डिंग जो आएगा, C के करस्पॉन्डिंग जो आएगा, इन एंगल्स के करस्पॉन्डिंग जो भी आएगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे बाय सीपीसीटी। तो आप इस नेमिंग को देख के लिख सकते हो क्या कि भैया एंगल B के बारे में कुछ नहीं बता रखा, बट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y। क्यों? इसमें तो नहीं बता रखा है, बट क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो फिर ये किससे बराबर हो गए? CPCT, बिकॉज़ दीज आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा, C के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा था, एंगल C, तो यहाँ पे लिखा है एंगल C लास्ट में, और दिख रहा है लास्ट में X है, X है, तो C और X मतलब कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल X। क्वेश्चन में तो नहीं बता रखा था, बाकी मैंने कहां से लिखा? नेमिंग से लिखा। नेमिंग क्या बोलती है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और C किसके? X के करस्पॉन्डिंग आ गया, तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे, इसलिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल X आ गया बाय CPCT। इनको इक्वल दिखाने के लिए मुझे और कोई ना ही रीजन लिखना है, ना कोई और मेहनत करनी है, कुछ नहीं करना है, बस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाओ पहले। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मैंने कहा एसएस क्राइटेरिया से हो गए। जब आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे, जब हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या क्या 3 काम करने होते हैं वो भी हम कराएंगे। ठीक है, वो भी हम कराएंगे। हम लिखेंगे कि भैया AB इक्वल टू YZ, AC इक्वल टू XZ और एंगल BAC इक्वल टू एंगल YZ।
कि भैया दोनों साइड और ये एंगल बराबर है। क्यों है? क्योंकि मुझे गिवन है। और भैया बाय एसएस कांग्रुएंसी क्राइटेरिया दिस ट्रायंगल इज कांग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। फिर वो बोलेगा बताओ एंगल बी किसके इक्वल है, तो आप देखोगे एंगल बी वाई के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बाय सीपी सीटी से इक्वल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। बच्चे इस वाली वीडियो में हमने ट्रायंगल का सब कुछ पढ़ लिया। ट्रायंगल क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, एंगल के बेसिस पे, साइड के बेसिस पे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, कांग्रुएंट फिगर क्या होती है, कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, कांग्रुएंसी के क्राइटेरिया क्या होते हैं, नेमिंग कैसे करते हो, सीपीसीटी क्या होता, कुछ भी नहीं बचा है बच्चों, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल्स का पूरा इंट्रो कर लिया है, जो भी इस चैप्टर में आने वाला था सब पढ़ लिया है। और अगली वीडियो में क्या करेंगे बच्चे, इसकी एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं। 9th क्लास की मैराथन चल रही है, हर एक चैप्टर करा रहे हैं, एनसीईआरटी का दूसरी बुक्स भी कराएंगे, वर्कशीट भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे, एनसीईआरटी की हर एक एक्सरसाइज कराएंगे, उसका हर एक क्वेश्चन कराएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, ये चैनल आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, या फिर इस चैनल को सपोर्ट करने का मन कर रहा है, तो भैया अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा हमें भी प्रमोट कीजिए, साथ दीजिए, ताकि हम आपका काम आसान बना सके, सिलेबस कंप्लीट करा सके। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राम, मिलेंगे अगली वीडियो में।